अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सी शार्प के अंदर आज का जो लेक्चर है उसका नाम है सीरियलाइजेशन इन सी शार्प डॉट नेट। तो ये हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में कहा था कि सर सीरियलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है सी शार्प के अंदर और डी सीरियलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको हमें बताएं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सीरियलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डी सीरियलाइजेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सीरियलाइजेशन की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीरियलाइजेशन के अंदर क्या होता है। यहाँ पे देखो कि हमारे पास किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी क्लास हो सकती है, एम्प्लॉय क्लास हो सकती है, स्टूडेंट हो सकता है या कोई भी क्लास हो सकती है। तो सीरियलाइजेशन के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। मतलब सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पे देखो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ये स्ट्रीम ऑफ बाइट्स क्या होती हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो कि भाई सीरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम उन स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को स्टोर करवा सकते हैं अपनी मेमोरी में। वो कोई भी मेमोरी हो सकती है, वो हार्ड डिस्क हो सकती है, नेटवर्क की कोई मेमोरी हो सकती है या फिर कोई फ्लैश मेमोरी हो सकती है, या फिर हम अपनी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को किसी फाइल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह आपको याद होगा हमने फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे हम फाइल के अंदर भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके, मतलब ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद हम स्टोर करवा रहे हैं या तो मेमोरी में या फिर फाइल में, या फिर हम उसको स्टोर करवा सकते हैं अपने डेटाबेस में। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है आप उसे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करके किसी मेमोरी में भी स्टोर करवा सकते हो, फाइल में भी स्टोर करवा सकते हो या डेटाबेस में भी आप स्टोर करवा सकते हो। और याद रखना, जो आपका ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी, फाइल या डेटाबेस में स्टोर होता है ना, वो एनकोडेड फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब वो एक ऐसी कोडेड लैंग्वेज में होता है जिसको समझना हर यूजर के बस की बात नहीं होती। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो ये जो मैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब आप समझ लो बाइनरी डेटा के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, मतलब स्ट्रीम ऑफ बाइट्स क्या होते हैं। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बाइट स्ट्रीम्स आर अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का मतलब कि भाई इसमें मल्टीपल बाइट्स के अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब देखो बाइट स्ट्रीम्स यूज बाय प्रोग्राम्स टू इनपुट एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब बाइट स्ट्रीम्स को हमारे प्रोग्राम्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि कोई इंफॉर्मेशन इनपुट करवाई जाए या फिर आउटपुट करवाई जाए। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर डेटा स्टोर किस तरह से होता है। तो यहां पे देखो भाई, देखो आपको पता है कि हमारे पास ये जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट के अंदर आपके पास कितने बिट्स होते हैं? टोटल 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि ये जो पहला 0 है वो 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का मतलब कि भाई यहाँ पे एक बाइट नहीं होगी बल्कि मल्टीपल बाइट्स के अंदर, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो देखो ये तो मैंने आपको बताया कि 1 बाइट और इसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं। लेकिन अगर अब मैं आपको स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये है बाइट स्ट्रीम। भाई देखो बाइट स्ट्रीम में क्या है, जिस तरह देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कोड, CODE। तो यहाँ पे देखो CODE ये क्या है, आस्की कैरेक्टर्स हैं। तो देखो इनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, देख रहे हो, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इनको बाद में डेसिमल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये होती है बेसिकली बाइट स्ट्रीम। मतलब ये जो आपको फॉर्म नजर आ रही है, इस फॉर्म में क्या होता है, हमारा डेटा, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बाइट स्ट्रीम के अंदर स्टोर होता है। मतलब इस फॉर्म में स्टोर होता है, ये जो आपको सेकंड पिक्चर नजर आ रही है, और फिर वो किसी फाइल के अंदर, किसी मेमोरी के अंदर या डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है। तो याद रखना, यहाँ पे देखो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। लेकिन जब हम उसे अपनी मेमोरी में लेके जाते हैं, फाइल में लेके जाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, तो वो एक इनकोडेड फॉर्म के अंदर स्टोर होता है।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। भाई देखो, अगर मैं आपको सीरियलाइजेशन की एक सिंपल सी डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक दूसरी डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पे देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। मेरे पास क्या एक टेबल है। अब इस टेबल को फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और लोकेशन पे लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूं कि भाई मैं इस टेबल को सीरियलाइज करता हूं। सीरियलाइज मैं क्या करूंगा, मतलब ये जो टेबल है ना, इसको मैं पीसीस के अंदर ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल इसके 4 पाए निकाल दूंगा, इस टेबल को निकाल दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगा। और फिर इस बॉक्स को मैं चाहूं तो कहीं भी लेके जा सकता हूं। मैं किसी हाउस में लेके जा सकता हूं, मैं किसी स्कूल में लेके जा सकता हूं, या फिर मैं इसको किसी ऑफिस में लेके जा सकता हूं, ठीक है। तो ये समझ लो एक और एग्जाम्पल हो गई सिंपल सीरियलाइजेशन की। लेकिन यहां पे जो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम उसको मेमोरी में ले जाते हैं, फाइल में ले जाते हैं, या डेटाबेस में ले जाते हैं। भाई देखो, ये कॉन्सेप्ट ना हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट से भी अचीव कर सकते हैं। भाई आपने अक्सर देखा होगा, हम अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करके किसी दूसरी लोकेशन पे पास करते हैं, या फिर एक्सएमएल के बाद जो हमारे पास एक लेटेस्ट इंटरचेंज ऑप्शन आया है, और वो क्या है, जेसन, ठीक है। तो मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को जेसन में या एक्सएमएल में भी सीरियलाइज करके हम मेमोरी में, फाइल में, या अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर स्टोर किया जाएगा, और फिर उसे दूसरी लोकेशन मतलब मेमोरी, फाइल या डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाएगा। और भाई देखो, एक बात याद रखना, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिक्योर हो जाए, इन फाइल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाए। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो हम अपनी मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं, फाइल में या डेटाबेस में, ताकि बाद में हम अपने इस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव भी कर सकते हैं इन मेमोरी से, फाइल से या डेटाबेस से। तो मतलब देखो, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा डीसीरियलाइजेशन। उसको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, अब मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, उसके बाद आएंगे इसकी थियोरी के ऊपर, ठीक है। देखो, मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, और जो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा वो कंसोल एप्लीकेशन होगी। तो यहाँ पे देखो, मैं विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रख देता हूँ सीरियलाइजेशन डेमो, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, सीरियलाइजेशन डेमो। ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो हम जो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, उसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके किसी फाइल के अंदर स्टोर करवाएंगे। किसमें स्टोर करवाएंगे, फाइल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा यूज होगा। तो देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है अपनी जी ड्राइव में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये मेरा दिस पीसी है, और यहाँ पे देखो जी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका क्या नाम है, आदिल न्यू। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को जब सीरियलाइज करूंगा तो वो एक फाइल के अंदर स्टोर होना चाहिए, और वो फाइल कौन से फोल्डर में आ जाएगी, आदिल न्यू वाले फोल्डर में। और ये आदिल न्यू वाला फोल्डर कहाँ पे मौजूद है, जी ड्राइव में मौजूद है, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, देखो ये आपको मेरा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, सीरियलाइजेशन डेमो। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे एंड में क्लास सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। क्लास क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं सीरियलाइज करके अपनी फाइल्स के अंदर स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये एम्प्लॉय क्लास आ गई। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 पब्लिक वेरिएबल्स बनाता हूँ। सबसे पहले बनाऊंगा आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और मैं उसका नाम रखूंगा नेम, ठीक है। देखो, मैंने एक क्लास बनाई, और यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, 2 इंस्टेंस वेरिएबल बना लिए, एक आईडी है और एक यहाँ पे क्या है, नेम। तो देखो, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इन 2 वेरिएबल्स को जब मैं इनिशियलाइज करूंगा ना, तो वो मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं इसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ CTOR, जो कि शॉर्टकट है कंस्ट्रक्टर बनाने का, ठीक है। CTOR लिख के मैं टैप करता हूँ, 2 दफ़ा आपको टैप करना है, ठीक है। देखो, जैसे ही 2 दफ़ा टैप किया, आपके पास देखो ये कंस्ट्रक्टर आ गया, और मैं कह रहा हूँ कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ID, और उसके बाद एक दूसरा पैरामीटर बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ नेम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हमसे 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, और इन आर्ग्यूमेंट्स को मैं स्टोर करवा दूंगा अपने इन वेरिएबल्स के अंदर। तो देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट ID, और इसके अंदर स्टोर क्या हो जाएगा, ये ID वाला पैरामीटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस डॉट नेम,
और इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा हमारा ये नेम वाला पैरामीटर। मतलब जो पैरामीटर्स यहाँ पर आएंगे उनको मैं कहाँ पे सेट करवा रहा हूँ, अपने इनर वेरिएबल्स में सेट करवा रहा हूँ। और दिस आपको पता है क्या करता है, इस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो देखो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के सीरियलाइज करूंगा। सही है, तो अब यहाँ पे आ जाओ हमारी प्रोग्राम वाली क्लास में। तो देखो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने फोल्डर बनाया ना, इसका मैं पाथ स्टोर करवाता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो देखो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ पाथ। और यहाँ पे देखो इसका पाथ मैं कैसे गेट करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये आदिल न्यू वाला फोल्डर ओपन है ना, और देखो अभी ये फोल्डर बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे देखो आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये जो आदिल न्यू लिखा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये देखो ये इसका पाथ आ रहा है। आप इसके ऊपर कॉपी करो, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ डबल कोट्स के अंदर, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एरर आपको नजर आ रहा होगा। देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखो ये जो \a है ये इसको एस्केप सीक्वेंस समझ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए डबल कोट से पहले मैं क्या लगा देता हूँ, @ तो देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया, क्योंकि अब ये जो मैंने @ लगाया इससे क्या हुआ कि ये अब इसको एक नॉर्मल स्ट्रिंग समझ रहा है। और देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई आदिल न्यू वाले फोल्डर के अंदर जो मैं फाइल बनाऊंगा ना, ठीक है, उसका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल sample.txt। txt मतलब वो एक नोटपैड की फाइल होगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं अपना ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करूंगा और जिस फाइल के अंदर भेजूंगा वो कौन सी फाइल होगी, sample.txt, मतलब वो एक नोटपैड की फाइल होगी। सही है, तो ये पाथ मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। और अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे इस पाथ को फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइल स्ट्रीम क्लास, इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये नीचे आओ, बल्ब का आइकन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करो और देखो नेम स्पेस का क्या नाम है, system.io। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे देखो ये यहाँ पे ऐड हो गया system.io। तो अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ स्ट्रीम। और अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फाइल स्ट्रीम। ठीक है, और अब देखो इसके पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगा पाथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं इसका फाइल मोड यूज करूंगा। ठीक है, फाइल मोड में क्या यूज करूंगा, ओपन और क्रिएट। भाई देखो अगर किसी को फाइल स्ट्रीम के बारे में नहीं पता, ये फाइल हैंडलिंग के लिए क्लास यूज होती है। और फाइल हैंडलिंग के हमने जो लेक्चर्स हैं वो अपनी C# की इसी प्लेलिस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। मतलब देखो मैंने क्या किया कि भाई ये जो पाथ है ये मैंने अपने फाइल स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। और यहाँ पे देखो मैं फाइल मोड क्या यूज कर रहा हूँ, ओपन और क्रिएट। ओपन और क्रिएट का मतलब कि भाई अगर ये वाला पाथ, मतलब इस पाथ पे जो फाइल है, अगर वो मौजूद है तो उसको ओपन कर दो, अगर मौजूद नहीं है तो क्या करो, उसे क्रिएट कर दो। तो भाई देखो अभी ये वाली फाइल मौजूद नहीं है ना हमारे फोल्डर में। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो हमारे इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो ये वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। सही है, तो उसको क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला आपके पास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेटर के नाम से क्या करना है, एक क्लास बनानी है। मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, क्या नाम है उसका, बाइनरी फॉर्मेटर। ये क्लास है, इसके लिए नेम स्पेस आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो बल्ब का आइकन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करो और ये देखो ये पहला आपको नजर आ रहा है नेम स्पेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, कौन से नेम स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला। भाई देखो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्लास, बाइनरी फॉर्मेटर। और ये कौन से नेम स्पेस से आ रही है, इस नेम स्पेस से आ रही है। क्योंकि भाई देखो इसी क्लास के थ्रू मैं अपनी सीरियलाइजेशन भी करूंगा और डी सीरियलाइजेशन भी करूंगा। कौन से फॉर्मेट को यूज करके, बाइनरी फॉर्मेट को यूज करके। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं उसे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखो इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ BF। अच्छा, ये BF बाइनरी फॉर्मेटर का शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं समझना। ठीक है, फिर इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही है, तो ये हो गया इसका पूरा ऑब्जेक्ट। सही है, अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे देखो अब मैं इसी को यूज करूंगा BF, और इसके अंदर मैं मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है सीरियलाइज। क्या नाम है, सीरियलाइज। और यहाँ पे देखो ये जो सीरियलाइज मेथड है ये सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करता है एक स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रीम बनाई हुई है ना, जिसके अंदर हमारी फाइल का पाथ है। तो पहले मैं यहाँ पे स्ट्रीम पास कर दूंगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो अब सेकंड में मुझे क्या पास करना है, सेकंड में मुझे पास करना है ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई देखो ऑब्जेक्ट तो मैंने अभी तक बनाया ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये जो हमारे पास पाथ है, इसके बाद ये जो मेरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास मैंने बनाई थी, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ EMP। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। ठीक है, सही है। और देखो कंस्ट्रक्टर पे अभी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो
अपनी क्लास के अंदर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक आईडी और दूसरा नेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आईडी पास करता हूँ फॉर एग्जांपल 241, ठीक है, और नेम मैं अपना पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल आदिल, ठीक है। तो देखो ये जो 241 है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, आईडी के अंदर, और आदिल कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस नेम के अंदर। और ये पैरामीटर्स ये सेट कहाँ पे हो जाएंगे, हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो देखो इसको मैंने स्टोर कहाँ किया, अपने EMP के ऑब्जेक्ट में। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो स्ट्रीम था इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा EMP। मतलब देखो मैंने क्या कहा था, हम ऑब्जेक्ट की सीरियलाइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये मेरा EMP ऑब्जेक्ट है और इसको मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने स्ट्रीम में। और ये दोनों चीज़ें मैंने कौन से मेथड में रखी हुई है, सीरियलाइज। मतलब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये जो मैंने आपको फिगर दिखाई है ना, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये सारा काम हो रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे सीरियलाइज मेथड क्या करेगा, आपका ये जो EMP ऑब्जेक्ट है उसको सीरियलाइज करके हमारे स्ट्रीम मतलब हमारी फाइल के अंदर, नोटपैड की फाइल के अंदर उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये काम किससे हो रहा है, सीरियलाइज मेथड से। और सीरियलाइज मेथड कौन सी क्लास का है, इस क्लास का है जिसका नाम है बाइनरी फॉर्मेटर। तभी मैं इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को यूज कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो ये जो मेरी स्ट्रीम थी ना जिसके अंदर मैंने फाइल स्टोर करवाया है, मैंने आपको बताया था जब भी आप अपनी स्ट्रीम को ओपन करते हो तो आपको इसको क्लोज भी करवाना है। तो स्ट्रीम डॉट क्लोज करके मैं इस स्ट्रीम को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रीम को क्लोज नहीं करोगे तो ये हमारी मेमोरी के अंदर जगह लेता रहेगा, ठीक है। और अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, CW लिख के टैप टैप करते हैं, और अब यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और कौन सी फाइल, उसका जो पाथ है वो मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। उसका पाथ कौन से वेरिएबल में स्टोर है, पाथ के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं इसके एंड में अपनी कंसोल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन का ये मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको इस कोड का रिव्यू करके बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक पाथ बनाया, और मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पाथ के ऊपर जो फाइल बनेगी उसका नाम होगा ये sample.txt। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये वाली क्लास मैंने कहाँ बनाई थी, देखो यहाँ पे बनाई थी, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाए थे और एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को मैं सीरियलाइज करूंगा। फिर देखो मैंने क्या किया, अपना फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर इस पाथ को स्टोर कर दिया, ताकि ये वाली जो फाइल है ये क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वाली फाइल क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये बाइनरी फॉर्मेटर के नाम से एक क्लास है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सीरियलाइज, जो कि हमारी सीरियलाइजेशन परफॉर्म करके देगा। और फिर देखो मैंने क्या किया, इसके पहले पैरामीटर में स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पास किया, मतलब हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट पास किया, और फिर यहाँ पे जो मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो मेरा EMP ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइज होके इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, और वो जो पाथ था वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, और इन दी एंड अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए यहाँ पे मैंने ये लाइन लिख दी। लेकिन अभी देखो, अभी अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो मेरे पास एक एक्सेप्शन आएगी, और वो मैं एक्सेप्शन आपको लाजमी दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन की एक्सेप्शन आ रही है, और एक्सेप्शन देखो कौन सी है, सीरियलाइजेशन एक्सेप्शन। तो अगर मैं इसकी व्यू डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक बड़ा सा एरर है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि भाई ये एरर क्यों आ रहा है। भाई देखो ये एक्सेप्शन इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। वो इंपॉर्टेंट काम किया है, यहाँ पे आओ, देखो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। भाई देखो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप सीरियलाइज करवाना चाह रहे हो ना, उस क्लास के ऊपर आपने एक एट्रीब्यूट लगाना है, और वो कौन सा एट्रीब्यूट है, वो है ये वाला एट्रीब्यूट जिसका क्या नाम है, सीरियलाइजेबल, ठीक है। क्या है, सीरियलाइजेबल। मतलब देखो अगर आप ये वाला एट्रीब्यूट नहीं लगाओगे ना अपनी क्लास के ऊपर, तो आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज नहीं कर सकते, मतलब ये वाली क्लास सीरियलाइजेबल नहीं होगी। और भाई देखो जब भी आप किसी भी क्लास को सीरियलाइजेबल बनाते हो ना, तो आप उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब वो वाली क्लास इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में यूज नहीं होगी। मतलब देखो अगर मैं सीरियलाइजेबल के ऊपर माउस लेके जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे नीचे पढ़ो क्या कह रहा है,
indicates that a class can be serialized. This class cannot be inherited. ये सवाल ना अक्सर इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जिस क्लास को आप सीरियलाइजेबल बनाओगे आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब आप उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे रन करूं तो अब मेरे पास वो जो एक्सेप्शन आ रही थी वो नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा अपना प्रोग्राम इसको रन करता हूं तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज मिल रहा है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारा पाथ के अंदर हमें पाथ शो करवा रहा है। तो देखो अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं और अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी जी ड्राइव में, तो यहाँ पे देखो सैंपल वाली फाइल नजर आ रही है, और देखो ये कौन सी फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सही है। तो देखो आदिल न्यू वाला फोल्डर पहले खाली था ना, अब इसके अंदर ये एक फाइल आ चुकी है। और देखो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं ना तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो आपको कुछ इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये इंफॉर्मेशन इनकोडेड है, मतलब इसको नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता। देखो इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट की स्टेट स्टोर हुई हुई है और कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। इसका मतलब देखो ये वाली जो फाइल है ना sample.txt, इसकी मदद से मैं दोबारा अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रिट्रीव कर सकता हूं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और भाई देखो अभी मैंने इसको txt फॉर्मेट में जनरेट किया है ना, लेकिन जरूरी नहीं है आप इसको नोटपैड की फाइल में गेट करो, आप इसको पीडीएफ में भी गेट कर सकते हो। जिस तरह देखो मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये जो फाइल चाहिए वो sample.pdf में चाहिए, तो देखो दोबारा इस फाइल को मैं रन करता हूं, दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो अब क्या बता रहा है sample.pdf। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो देखो पीडीएफ की फाइल आ गई, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, क्योंकि ये जो है ये पीडीएफ में आई थिंक नहीं खुलेगा, देखो एरर दे रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डेटा तो मौजूद है ना, मतलब भले फाइल ओपन नहीं हो रही लेकिन इसके अंदर डेटा मौजूद है। मतलब कल को जब हम डीसीरियलाइजेशन करेंगे तो हम इससे डेटा गेट करके दोबारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और फिर देखो अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे यहाँ पे इसको पीएनजी में गेट करना है, किस में गेट करना है, पीएनजी। पीएनजी आपको पता है इमेज फाइल होती है। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे आओ, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा है कि फाइल क्रिएट हो चुकी है, और अगर इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे आते हैं तो ये देखो पीएनजी फाइल भी आ गई है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो ये इमेज नहीं है ना, इसलिए इनवैलिड इमेज का एरर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर डेटा मौजूद है, ये याद रखना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे देखो .docs जो कि MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है, अगर उसमें गेट करूं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है आपको एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे देखो ये सैंपल वर्ड फाइल के अंदर आ रही है। और भाई यहाँ पे देखो मैं इसको exe फाइल के अंदर भी जनरेट कर सकता हूँ। exe मतलब जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, मतलब जो हमारे पास सेटअप फाइल्स होती है ना वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये फाइल भी बन गई, नजर आ रहा है आपको। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो ये आपको नजर आ रही है, ये exe फाइल है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपके पास किसका, सीरियलाइजेशन का। तो अब आते हैं इसकी कुछ थियोरी के ऊपर, ठीक है भाई। देखो अब आपको ये डायग्राम इसके प्रैक्टिकल के साथ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। भाई देखो अभी हमने फाइल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, लेकिन आप चाहो तो किसी मेमोरी में भी डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो या डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो। डेटाबेस में किस तरह से स्टोर करेंगे ये भी मैं आपको आगे जाके लेक्चर्स में बताऊंगा। अब आते हैं इसकी कुछ थियोरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, serialization is the process of converting an object into a stream of bytes to store the object or transmit it to memory, a database or a file। मतलब देखो ये वही पॉइंट बता रहा है जो मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया था कि सीरियलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब समझ लो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करवा देते हैं, ट्रांसमिट करवा देते हैं किसी भी मेमोरी में, डेटाबेस में या फाइल में। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इट्स मेन पर्पस इज टू सेव द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिक्रिएट इट व्हेन नीडेड। मतलब देखो सीरियलाइजेशन को अचीव करने का जो मेन मकसद है ना वो यही है कि हम क्या करते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है, मतलब उसका जो भी आपके पास फीचर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो हम किसी एक जगह पे परमानेंटली स्टोर करवा देते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको दोबारा रिक्रिएट कर सकें। मतलब जिस फाइल के अंदर, जिस डेटाबेस के अंदर, मेमोरी के अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टोर किया है, हम वापस उसको वहां से क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन। मतलब वही बात, अगर आप सीरियलाइजेशन वाले प्रोसेस का उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, डीसीरियलाइजेशन। इसको भी हम आगे जाके लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फिर देखो आगे आ जाओ। अब देखो द जनरल स्टेप्स फॉर सीरियलाइजिंग आर, मतलब ये जो हमने सीरियलाइजेशन में जो स्टेप्स फॉलो किए थे उसके अंदर हमने क्या काम किया था। सबसे पहला हमने काम क्या किया था, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ फाइल दैट विल स्टोर सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। मतलब हमें अपनी फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि हमारी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा।
इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊं तो यहाँ पे देखो, देखो इस वाली लाइन में मैंने क्या किया था, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको मैं सीरियलाइज करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही बता रहा है पहले पॉइंट में। फिर दूसरा पॉइंट, क्रिएट अ स्ट्रीम फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमने फाइल यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये वाली जो हमने फाइल बनाई है उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया, सही, मतलब स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ बाइनरी फॉर्मेटर, मतलब बाइनरी फॉर्मेटर क्लास का आपने क्या करना है, इंस्टेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया। क्योंकि भाई देखो ये वाला जो मेथड है ना सीरियलाइज, ये इंस्टेंस मेथड है, मतलब ये इंस्टेंस के साथ यूज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इसलिए हमें बाइनरी फॉर्मेटर का ये जो ऑब्जेक्ट है वो लाजमी बनाना है। फिर यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट, कॉल सीरियलाइज मेथड ऑफ द इंस्टेंस पासिंग इट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट टू सीरियलाइज, मतलब क्या कह रहा है, चौथे स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आपने सीरियलाइज मेथड कॉल करना है बाइनरी फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट का, और फिर आपने इसको पहले स्ट्रीम पास करनी है और फिर ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा और लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं सीरियलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। फिर आगे आ जाओ, अब देखो हाउ सीरियलाइजेशन वर्क्स, मतलब सीरियलाइजेशन काम किस तरह से करती है। देखो पहला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज सीरियलाइज्ड टू अ स्ट्रीम दैट कैरीज द डेटा। देखो मैंने आपको बताया था आपका जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइज होता है किसमें, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। वही स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आपके ऑब्जेक्ट का डेटा कैरी करते हैं, मतलब अपने पास स्टोर करते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो, द स्ट्रीम में ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स टाइप सच एज इट्स वर्जन, कल्चर एंड असेंबली नेम, मतलब देखो ये जो स्ट्रीम होती है ना, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट की कुछ और इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट की टाइप, जैसे कि उसका वर्जन है, कल्चर है, असेंबली नेम है, मतलब कौन सी असेंबली से वो आ रही है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, फ्रॉम दैट स्ट्रीम द ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, अ फाइल और मेमोरी, मतलब क्या कह रहा है, जब स्ट्रीम में, जब बाइट्स ऑफ स्ट्रीम के अंदर वो डेटा आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कहीं डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल में या मेमोरी में। फिर आगे आ जाओ, यूजेस फॉर सीरियलाइजेशन, अब सीरियलाइजेशन के यूजेस बता रहा है, इसको गौर से समझना। देखो पहला पॉइंट, सीरियलाइजेशन अलाउज द डेवलपर टू सेव द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिक्रिएट इट एज नीडेड, प्रोवाइडिंग स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डेटा एक्सचेंज, मतलब देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि सीरियलाइजेशन डेवलपर को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को कहीं पे स्टोर कर सकें, और फिर स्टोर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट को स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए या फिर अगर हमें उसे डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखो ये वही काम है जिस तरह हम XML और JSON में करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं कि क्लाइंट से डेटा जाता है सर्वर के पास XML की फॉर्मेट में, और सर्वर से दोबारा डेटा आ रहा है क्लाइंट के पास XML या JSON की फॉर्म में। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है किसका, सीरियलाइजेशन का। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, थ्रू सीरियलाइजेशन अ डेवलपर कैन परफॉर्म एक्शन सच एज, मतलब सीरियलाइजेशन के थ्रू डेवलपर कौन कौन से काम कर सकता है। देखो पहला पॉइंट, सेंडिंग द ऑब्जेक्ट टू अ रिमोट एप्लीकेशन बाय यूजिंग अ वेब सर्विसेज, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डेवलपर है ना वो ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकता है हमारी रिमोट एप्लीकेशन में बाय यूजिंग अ वेब सर्विसेज। भाई जिस तरह वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है ना, वेब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है, हम उसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं ऐसी एप्लीकेशंस पे जो किसी दूसरी लोकेशन पे मौजूद है। अब चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या नेटवर्क के थ्रू हो, तो वो काम हम सीरियलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, पासिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, देखो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सीरियलाइजेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को एक डोमेन से, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, पासिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फायरवॉल एज अ जेसन और XML स्ट्रिंग, देखो वही बात कर रहा है कि सीरियलाइजेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, XML और JSON के अंदर भी डेटा क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, मेंटेनिंग सिक्योरिटी और यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अक्रॉस एप्लीकेशंस, मतलब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो डेटा आपके पास स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर स्टोर होके जाएगा वो सिक्योर होता है, वो एनकोडेड होता है, और उसमें किसी भी यूजर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जिस तरह सपोज करो कि भाई मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, वो एंड्रॉइड पे भी चल रहा है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, वो वेब पे भी चल रहा है, तो अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट मुझे मल्टीपल जगहों पे पास करना है विद सिक्योरिटी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। फिर आगे आ जाओ, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ यू वांट टू मेक अ क्लास सीरियलाइजेबल देन यू हैव टू यूज सीरियलाइजेबल एट्रीब्यूट ऑन टॉप ऑफ योर क्लास। देखो ये वही पॉइंट है
जो कि जब हमने इंप्लीमेंट नहीं किया था तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो रही थी। एक्सेप्शन क्यों जनरेट हो रही थी? क्योंकि ये जो सीरियलाइजेबल का एट्रीब्यूट था ये हमने अपनी टॉप ऑफ क्लास नहीं लगाया था। मतलब ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो हमने यहाँ पे नहीं लगाया था। ये देखो, जब नहीं लगाओगे तो आपकी क्लास सीरियलाइजेशन के लिए यूज नहीं हो सकती। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इफ यू हैव अप्लाइड सीरियलाइजेबल एट्रीब्यूट टू द क्लास देन दैट क्लास विल नॉट बी इनहेरिटेड। देखो एक और दूसरा पॉइंट भी बताया था कि अगर आप किसी क्लास के ऊपर ये वाली सीरियलाइजेबल यहाँ पे लगा देते हो तो क्या होगा, आपकी वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट, नेम स्पेस यूज फॉर दिस पर्पस सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन डॉट फॉर्मेटर्स डॉट बाइनरी। भाई देखो, जब हमने बाइनरी फॉर्मेटर वाली क्लास यूज की थी तो उसके लिए हमने ये वाला जो नेम स्पेस है उसको इंपोर्ट करवाया था, यूज किया था। कौन सा वाला नेम स्पेस? यहाँ पे देखो, मैं अपनी प्रोग्राम क्लास में आता हूँ, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ये वाला नेम स्पेस ऐड नहीं करोगे तो बाइनरी फॉर्मेटर वाली क्लास नहीं आएगी, और अगर बाइनरी फॉर्मेटर वाली क्लास नहीं आएगी तो आप सीरियलाइज का मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, वी कैन सीरियलाइज डेटा इन XML एंड JSON एज वेल। देखो वही बात कर रहा है, हम तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर सीरियलाइज करवा रहे थे ना। आप XML और JSON को यूज करके भी सीरियलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे आओ, मैं आपको टाइप्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो सीरियलाइजेशन की टाइप्स हैं, तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेशन। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पहली टाइप देखी थी जिसका क्या नाम था, सीरियलाइजिंग इन बाइनरी। फिर दूसरा होता है आपके पास सीरियलाइजिंग इन XML, और फिर आता है आपके पास सीरियलाइजिंग इन JSON। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन कर सकते हो। तो हमने अभी पहला वाला कॉन्सेप्ट कवर किया है ना, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट की डीसीरियलाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन डीसीरियलाइजेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये सीरियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट सीरियलाइजेशन इन C#.net। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।